न्यूज़ सेवन आस्था देख रहे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। ये है टॉक शो, एक ऐसा टॉक शो जिसमें एक ऐसी शख्सियत से, एक ऐसे व्यक्तित्व से मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं, जो आपके बहुत सारे सवालों का जवाब भी देगा, बहुत सारी आपकी चिंताओं से भी आपको मुक्त करेगा। आने वाले समय में एजुकेशन का नया सेशन शुरू होने वाला है। बच्चे और जो अभिभावक हैं, वो अपने करियर को लेकर के, अपने एजुकेशन को लेकर के, अपनी आगे की जो जर्नी है, आगे का जो सफर है, उसको लेकर के ज़हन में बहुत सारे सवाल अभिभावकों के चलते रहते हैं। साइंस को लेकर के, फिजिक्स को लेकर के, आईआईटी और जेईई को लेकर के भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो कन्फ्यूज़न उनके दिमाग में पैदा करती रहती है। ये जो टॉक शो है और इसमें जिस व्यक्तित्व से मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ, वो ऐसे शख्सियत हैं, वो ऐसे व्यक्तित्व हैं, जिनको हम फिजिक्स गुरु के नाम से जानते हैं। उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा और सबसे अच्छा फ़ायदा आपको ये होगा कि आप अपने करियर से जुड़े हुए, अपनी एजुकेशन से जुड़े हुए, अपने फ्यूचर को लेकर के और आगे के इंस्टीट्यूशन करियर को लेकर के बहुत सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। उनका अनुभव, उनका ज्ञान और उनका पूरा जो सफरनामा है, वो कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर जरूर करेगा। तो ऐसी शख्सियत से मैं आज आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ, जिनका नाम है आशुतोष सर, जो फिजिक्स के गुरु हैं। आशुतोष सर, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से गंगापुर की सरजमी पर, और एक नया उत्साह, नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ वापस एक नई शुरुआत आप कर रहे हैं। गंगापुर के जो एजुकेशन का एनवायरनमेंट है, जो शिक्षा का वातावरण है, उसको आपने बहुत करीब से देखा है, काम भी लंबा किया है, लंबा अनुभव यहाँ का हो गया। गंगापुर का जो एजुकेशन सेक्टर है, उसको लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, क्या कुछ जहन में आपके चलता है, जो अब तक का आपने यहाँ का सिनेरियो देखा है, उसको लेकर के? थैंक यू, नमस्कार आपके दर्शकों को नमस्कार। जो आपने चीज़ पूछी है, ये देखा जाए तो वैसे तो सभी जगह के बच्चे, अभिभावक अपने बच्चों का करियर बनाने के लिए बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, लेकिन इस शहर की अगर विशेषता के तौर पे भी कुछ मुझसे पूछ रहे हैं आप, तो मैंने जो नोटिस किया है वो यहाँ एक तो पहली बात तो बच्चे बहुत मेहनती हैं, ये सच्चाई है, और बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावक बहुत मेहनती हैं। बच्चों के करियर बनाने में अभिभावकों की इतनी बड़ी भूमिका है कि मैंने इतना करीब से नोटिस किया है। जो आप कह रहे हैं ना, इस शहर को आप कितना करीब से पहचानते हो, यहाँ स्पेशली तौर पर गंगापुर सिटी के अभिभावक अपने बच्चे, उनकी नोटबुक में क्या लिख रहे हैं, क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, कितना पढ़ते हैं, रोज का रोज वो शेड्यूल चेक करते हैं। ये तक वो देखते हैं कि उनको पढ़ाने वाला टीचर वास्तव में उतना नॉलेजफुल है कि नहीं है। ये शहर थोड़ा विशेष इस वजह से भी हो जाता है कि मैं मानता हूँ यदि आप यहाँ कोई भी टीचर लेकर के खड़ा करें और चाहें कि ज़बरदस्ती की तारीफ से वो बच्चा एक्सेप्ट कर लेगा या अभिभावक एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। यहाँ बच्चा खुद चेक करता है, क्वेश्चंस पूछ के चेक करता है अपने टीचर को। यहाँ तक कि बच्चे तो बच्चे, अभिभावक अपने बच्चों के कैरियर के लिए थोड़ा सजग ज़्यादा हैं, खुद ही इंटरव्यू ले लेते हैं टीचर का। और हाँ, यदि वास्तव में नॉलेजफुल टीचर है, अपने बच्चे को अच्छी डिलीवरी दे रहा है, तो रिस्पेक्ट में भी कोई कमी नहीं छोड़ते, सम्मान भी खूब करते हैं। मैंने यहाँ गंगापुर सिटी में इतना खाना हमने शायद किसी दूसरे शहर में नहीं खाया होगा जितना हमने गंगापुर सिटी के अभिभावकों के घर पे जाके खाना खाया है। तो खिलाते पिलाते भी बहुत ज़्यादा हैं, ये भी एक विशेषता है। लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो ये कि वो यहाँ के बच्चे, यहाँ के अभिभावक अपने टीचर को लेकर के बहुत सजग हैं। वो हर पैमाने पे चेक कर लेते हैं कि हमारे बच्चे का करियर बनेगा इस टीचर के द्वारा कि नहीं बनेगा, तब जाके वो फिर ट्रस्ट करते हैं। ये एक विशेषता है। दूसरी बात, बहुत मेहनती स्टूडेंट है यहाँ का, आईक्यू बहुत अच्छा है बच्चों का, और मुझे लगता है यहाँ पर टीचर मन से दिल खोल के पढ़ा पाता है, उस लेवल पे पढ़ा पाता है जिस लेवल पे ज़रूरत है। आप इसकी चिंता तो मत करिएगा कि आप बहुत हाई लेवल पढ़ाएंगे और बच्चे के समझ में नहीं आए। इतना हाई आईक्यू का बच्चा मिलेगा इस शहर में कि आप जो लेवल चाहें वो लेवल पार करें और बच्चा आपको मिलेगा उस लेवल का। चलिए, एक बहुत बढ़िया बात आपने कही है और एक लंबा टाइम आपने गंगापुर सिटी में गुजारा है। मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत डीपली आपने एनालिसिस किया है, अभिभावकों को भी और यहाँ के बच्चों को भी। अब सवाल ये है, अगर मैं आपकी ओवरऑल लाइफ जर्नी पूछूं, एजुकेशन आपकी, आपका कैरियर, आपके उतार चढ़ाव, और यहाँ आज इस मुकाम तक आप पहुँचे हैं, कितना कुछ देखा, कितना कुछ झेला और तब जा करके यहाँ पहुँचे हैं? देखिए, 20 साल का मेरा कैरियर लगभग हो गया है फिजिक्स पढ़ाते हुए। एक टीचर की पहचान इस बात से है कि उसने कितने ज़्यादा कैरियर बनाए। लगभग 2500 के आसपास मैंने डॉक्टर्स बना दिए, लगभग 2500-3000 के बीच में लगभग IITians बना दिए, 50-60 हज़ार बच्चे मैं पढ़ा चुका हूँ। तो मेरी अब तक की जर्नी में मेरी जो भी सफलता है, मेरी योग्यता, वो केवल और केवल इस बात से है कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का कैरियर बनाया। उन बच्चों का कैरियर बनाया जो शायद IIT नहीं बन सकते थे, डॉक्टर नहीं बन सकते थे, उन्हें बनाया। 12th के 7 बच्चे सेलेक्ट करवाए। तो जो सबसे बड़ी मेरी कह सकते हैं पहचान है, वो इस बात से है कि जब मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चा, ये परिवार मेरे भरोसे फिजिक्स पढ़ने आया है या मेरी संस्था में,
पढ़ने आया है, नीट या जेईई की तैयारी करने आया है, तो मैं अपनी पूरी ताकत लगाता हूँ उस बच्चे के सक्सेस होने के लिए। जितना मुझसे मैं सारे चीज़ों को भी सेकेंडरी पर रखता हूँ। यही एक विशेषता एक टीचर की होनी चाहिए। एक टीचर के पास अपने सब्जेक्ट के साथ साथ अगर ये मोरल ड्यूटी बन जाए, उसके इमोशंस ऐसे बन जाएं कि अपने करियर, बच्चे के करियर बनाने के लिए किसी भी हद को वो उसे पार करना पड़े, यहाँ तक कि उसे फैमिली भी सेकंड नंबर पे रखनी पड़े, इससे बड़ी पहचान एक टीचर की नहीं हो सकती है। बस इस विचारधारा, और सब्जेक्ट उसका अगर अच्छा है, डिलीवरी अच्छी है, तो ये समझ लीजिएगा बच्चों के लिए ये सबसे बेहद अच्छा होता है। और टीचर के लिए भी सौभाग्यशाली होता है, उसे अच्छा बच्चा मिले, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी बात होती है कि बच्चे को अच्छा टीचर मिले। तो मेरे अपने करियर में बच्चों को सक्सेस करवा पाया मैं, यही सबसे बड़ी मेरी योग्यता है। आज भी मुझे लगता है जो भी बच्चे मेरी जिम्मेदारी के तौर पे मिलते हैं, मैं उसे चैलेंज के रूप में लेता हूं और उसे पूरा करता आया हूं, आगे भी पूरा करता रहूँगा। IIT, जेईई और नीट की जो एग्ज़ाम है, जो कंपटीशन है, उसमें बच्चा चलो ओवरऑल और जो सब्जेक्ट है उनकी तो जैसे तैसे करके तैयारी कर लेता है, लेकिन फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर के वो डरता क्यों है? उसके दिमाग में फिजिक्स को लेकर के हुआ क्यों बनता है? और अगर आशुतोष सर से मैं पूछूं, जो खुद फिजिक्स के गुरु हैं और महारत हासिल है फिजिक्स में, आप अपने तरीके से किस तरीके से उसको इजी बनाते हैं बच्चों के लिए फिजिक्स को? देखें, पहली बात तो ऐसा है कि IIT, जेईई और नीट की प्रिपरेशन में सभी सब्जेक्ट का अपना महत्व है। देखिए, अगर नीट की बात करूं मैं, तो नीट में जैसे बायोलॉजी की अपनी बहुत अच्छी अहम भूमिका रहती है स्कोर कवर करने में, तो स्कोरर सब्जेक्ट माना जाता है। फिर केमिस्ट्री दूसरे नंबर पर आ जाता है, और उसी तरह जेईई में केमिस्ट्री सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, स्कोरर सब्जेक्ट माना जाता है। और फिर उसके बाद फिजिक्स और मैथ्स की अपनी इम्पोर्टेंस होती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं दोनों एग्ज़ाम में कुछ ऐसा बताना चाहूँगा, जैसे कि नीट में जो है फिजिक्स सिलेक्शन का दायरा पार करता है। ये तय करता है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। फिजिक्स जो है, फिजिक्स और बायोलॉजी उसकी रैंक सेटअप करती है, ठीक है, और केमिस्ट्री ये तय करती है कि कितना आगे चलना है। टाइम मैनेजमेंट मैनेज करता है, रैंक को सपोर्ट करता है, सिलेक्शन को, दोनों चीजों का सिलेक्शन, दोनों चीजों का सपोर्ट करता है। तो नीट में तो ये सिचुएशन है सब्जेक्ट वाइज। अगर फिजिक्स खराब है तो बच्चे का नीट में सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है, और कई सालों तक नहीं हो सकता। जेईई की बात करें तो जेईई के लिए सिलेक्शन के लिए मैथ्स बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है, और जब तक मैथ्स बहुत अच्छी नहीं है तब तक जेईई में बच्चा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, बहुत अच्छी रैंक नहीं ले सकता है। वहाँ भी फिजिक्स का अपना एक अच्छा रोल तो है। अगर फिजिक्स खराब है बच्चे की तो फिर से सिलेक्शन में रुकावट तो आ जाएगी, लेकिन रैंक बनेगी केमिस्ट्री से, और सिलेक्शन को लगभग तय करता है मैथ्स, क्योंकि मैथ्स अच्छी पूछी जाती है। और फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट बन जाता है जेईई वाले बच्चों के लिए, यदि अच्छी हुई तो कन्फर्मेशन होने लग जाता है। ये तो रही बात सब्जेक्ट की। और टफ क्यों रहता है? टफ इसलिए है क्योंकि फिजिक्स एक्चुअली में 3 तरीके से देखा जाता है। ये कॉन्सेप्चुअली भी है, एनालिटिकली भी है, थिंकिंग बेस्ड भी है, प्रैक्टिस भी मांगता है। अब इसमें मैथ्स भी इनपुट हो जाती है, केमिस्ट्री भी इनपुट हो जाती है, तीनों सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसमें कॉन्सेप्चुअल है। ये इसे पहले समझना कठिन है, और इसे समझ के फिर इसकी प्रैक्टिस लेना, इस पर एप्लीकेशन करना, न्यूमेरिकल करना, वो थोड़ा टफ हो जाता है। कहने को कई बार टीचर को ऐसा लग रहा होता है कि हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बच्चे को बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, लेकिन सच्चाई थोड़ा अलग है इससे। जब बच्चों की तरफ से आप पूछेंगे तो आप देखेंगे कि उसके फिजिक्स उतना अच्छे क्लियर नहीं हो रही होती है, कॉन्सेप्ट में उतना कमांड नहीं आ रहा होता है। तो जो भी टीचर, ये बात केवल मेरी नहीं है, जो भी टीचर फिजिक्स को आसान बना के बच्चों को सिखा पा रहा है, वह टीचर उस बच्चे के लिए सबसे बेहतर है। उसके करियर को बिल्डअप करने के लिए वही फिजिक्स गुरु है। ये बात मुझे कह रहे हैं, ये मेरे लिए अतिशोक्ति है, लेकिन ऐसे हिंदुस्तान में बहुत सारे फिजिक्स के टीचर हैं जो ऐसा पढ़ाते हैं कि अपने बच्चों को इतना गजब सिखा देते हैं कि उनको फिजिक्स अच्छी लगने लग जाती है, और वो सिलेक्शन लेते हैं, अपना कैरियर बनाते हैं। मैं इसमें थोड़ा बहुत सफल हो पाता हूँ, तो ये मैं अपनी खुशनसीबी समझूंगा कि ईश्वर ने मुझे ऐसा थोड़ी सी योग्यता इस लेवल पे दी है कि मैं फिजिक्स ईजी बना पाता हूँ, बच्चों को समझ में आती है। बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा, फिजिक्स को आपको आसान बनाना ही होगा, कि आपके नीट में सिलेक्शन को सुनिश्चित करेगा, जेईई में भी उसी लेवल पर एक अहम भूमिका निभाएगा। तो फिजिक्स की अपनी एक इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन बाकी और सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये भी सच्चाई है। नहीं, तो सर एक वही मैं पूछना चाह रहा था, आपका फंडा क्या है? आप इजी कैसे बनाते हो? आपका जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कैसे फिट करते हो बच्चे के कि डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, फिजिक्स यूं चुटकियों का खेल है मेरा, वो आपका फंडा क्या है? अजी ऐसे राज हमसे मत पूछो ऑन कैमरा, है ना। यही तो एक इंसान की विशेषता होती है ना, रोजी रोटी चलने दो। रही बात विशेषता बताने की, बच्चों को मैं इजी कैसे करता हूँ, बस मैं मान के ये चलता हूँ कि एक बच्चे का यदि बेसिक बिल्कुल ख़राब है और मैं कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा पढ़ा रहा हूँ जिसमें 5-7 कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है,
अब मान लीजिएगा कि कोई बड़ी चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ा रहा हूँ, मान लेते हैं उसके एक्सटर्नल फोर्स की प्रेजेंस में पढ़ा रहा हूँ, मान लेते हैं इम्पल्स की कंडीशन में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ इसमें 7-8 चीजें एक साथ जुड़ गई हैं। एक्सटर्नल फोर्स बच्चे को नहीं आता, उसको एक्सटर्नल टॉर्क नहीं आता, उसको इम्पल्स का कॉन्सेप्ट नहीं पता है, फिर भी मैं उसे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ा रहा हूँ। बस इतना सा सोचना होता है एक टीचर के लिए कि यह मान ले कि पता नहीं इसमें से जितनी जुड़ने वाली चीज़ें वो आती होंगी कि नहीं आती होंगी। मैं इस विचार से पढ़ाता हूँ कि हो सकता नहीं आती हूँ, तो मैं ऑन स्पॉट वहाँ पर सिखाने की कोशिश करता हूँ। उसमें जुड़ने वाले हर शब्द को ऑन स्पॉट क्लियर करता हूँ। एज्यूम करता हूँ कि बाय द वे नहीं आती होगी तो बच्चे की फिर समझ में कैसे आ जाएगी। तो मैं समझाता हूँ, हाँ यदि आती है तो उसकी चीज़ें और रिफाइन हो जाती हैं, अच्छी पॉलिसिंग हो जाती है। तो उस कॉन्सेप्ट को मैं इस हिसाब से इजी गोइंग रखता हूँ और थोड़ा सा बस चीज़ों को रखने का तरीका ठीक रह जाता है, तो बच्चे की इजी गोइंग हो जाता है। हर फिजिक्स कनेक्टेड है बहुत ज़्यादा, बिल्कुल। तो हर एक कॉन्सेप्ट में दूसरे कॉन्सेप्ट का इन्वॉल्वमेंट है। तो आप जो पूछ रहे हैं ना, वो यही बात है कि जैसे एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ा रहे हैं, दूसरे का इन्वॉल्वमेंट है। बच्चे को वो आता नहीं है, वो पढ़े जा रहा है, वो पढ़े जा रहा है, उसको वो आता नहीं, इस वजह से वो टफ लग जाता है। हमारी जिम्मेदारी बन जाती है मैं ऑन स्पॉट उस चीज़ को साथ में लेता हुआ चलूँ। अब कई बार आप ऐसे कहेंगे कि इसका मतलब हो गया 10वां जब टॉपिक पढ़ाया जाएगा तो 9 को लेना पड़ेगा, 15वां पढ़ाया जाएगा तो बाकी 14 टॉपिक्स लेने पड़ेंगे। ऐसा भी नहीं है। एक टॉपिक पढ़ाते समय उसमें जितनी एसोसिएटेड चीज़ें हैं उन्हें बहुत अच्छे ढंग से समझाया जा सकता है, ये मुमकिन है। या आप जब आपकी टीचिंग स्ट्रैटेजी अगर पहले से बनी हुई है तो ये बहुत इजी गोइंग पॉसिबल है। तो मैं इसे कर पाता हूँ, मैं अपनी खुशनसीबी समझता हूँ। बच्चे तो बहुत सारे सवालों का बेबाक तरीके से आशुतोष सर ने जवाब दिया है, फिजिक्स को लेकर के और गंगापुर सिटी के एजुकेशन के वातावरण को लेकर के। लेकिन अभी कुछ और अहम सवाल है जो आशुतोष सर से पूछना ज़रूरी है, और वो पूछेंगी मेरी साथी को एंकर वैशाली। नमस्कार सर। नमस्ते जी। नमस्ते मैडम। सर, ये जो नई शुरुआत करने जा रहे हो आप, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो सर। थैंक यू मैडम। सर, मेरा सवाल ये था आपसे, सर क्रिएटिव ही क्यों? नीट IIT के लिए आपने क्रिएटिव को ही क्यों चुना? क्या खास वजह है, क्या विशेष कारण है इसकी? ये मैंने तो खैर नहीं चुना, ये कह सकते हैं कि ये किस्मत ने चुना, या ये कह सकते हैं यहाँ के अभिभावकों ने चुना, यहाँ के बच्चों की किस्मत ने चुना, यहाँ के परिप्रेक्ष्य में तैयारी करने वाले बच्चों की किस्मत ने चुना। शायद मेरा गंगापुर सिटी आना ज़रूरी हो गया होगा, इसलिए मैं यहाँ आया। और रही बात क्रिएटिव ही क्यों, क्रिएटिव को मैंने जितना करीब से जाना है अभी जितने दिनों से भी, मुझे लगा कि डॉक्टर दीपक राज जी सर एथिकल इंसान हैं। क्रिएटिव ने अपने संघर्ष के दिनों में से लेकर और जब एक शिक्षा जगत में गंगापुर सिटी ऊंचाइयों पे जा रहा था उसमें अहम भूमिका निभाई हुई है, सच्चे परिणाम दिए हुए हैं। और कोई भी संस्था या उस संस्था को चलाने वाला शख्स यदि एथिकल है तो बस केवल इतना काफ़ी हो जाता है उस संस्था से, उस शख्स से जुड़ना। जितना मैं गौरव सर से मिला, दीपक सर से मिला, तो जिस तरीके से टीचिंग को लेकर, एजुकेशन को लेकर जैसी उनकी भावना है कि बच्चों के साथ न्याय हो, गार्जियन के साथ न्याय हो, बच्चा पढ़ाई करते करते और भी बहुत सारी चीज़ें वो लर्न करे और बच्चे के साथ न्याय हो सके, इस भावना को बहुत अंतरात्मा से मैंने महसूस किया। तो मुझे भी लगा कि जुड़ते हैं और यहाँ अच्छी मेहनत करते हैं, और जिस तरह की उनकी सोच है कि अभिभावकों का विश्वास जीता जाए, बच्चों के साथ न्याय किया जाए, उसमें मेरी भी थोड़ी अहम भूमिका रह सके, इसलिए क्रिएटिव मैंने चुना, मेरे साथियों ने चुना। और उसकी मुख्य वजह बस यही है, एथिक्स अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। हम कभी भी अपने जीवन में किसी के साथ सही करें गलत करें, ये बहुत अच्छे से तय कर लें कि वो कितना एथिकल है। हमारे जीवन में अगर हम किसी भी एक शख्स का भी भरोसा तोड़ते हैं तो ये आप समझ लें कि आप अपने जीवन में कमाई हुई हर चीज़ खो देते हैं। भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। जब हम किसी को कमिटमेंट करें और फिर उसे पूरा नहीं कर पाएँ तो फिर ये आपके व्यक्तित्व को निर्देशित करता है। और जीवन में ऐसे लोग जो भरोसे के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनके साथ जुड़ना गर्व की बात होती है। तो मैं जुड़ा हूँ, क्रिएटिव के साथ जुड़ा हूँ, अच्छी मेहनत करूँगा। और मुख्य उद्देश्य हमारा होगा, मेरा या फिर क्रिएटिव का या डॉक्टर दीपक राज जी सर का, गौरव सर का, केवल यह होगा कि यहाँ के बच्चों को हम अच्छा से अच्छा पढ़ा सकें, उनके साथ न्याय कर सकें, उनके विश्वास को जीत सकें। तो आशुतोष सर, बड़े मीठे मीठे से और अच्छे खासे से सवाल हो गए। अब थोड़े से कुछ ऐसे सवाल जो एज ए पेरेंट्स भी मैं आपसे पूछ सकता हूं, और जितना मैं समझता हूं गंगापुर के लोगों के मानसिकता को, उसको
आपने क्रिएटिव चुना, अभी आप जब कह रहे थे कि वो मुझे चीज़ें अच्छी लगी, वो भरोसा मुझे अच्छा लगा। डॉक्टर दीपक राज की भी एक सोच है कि यार बच्चों को, अभिभावकों को, इस शहर को कुछ अलग दिया जाए, कुछ नयापन दिया जाए। लेकिन सर देखिए, एक पेरेंट्स के दिमाग में एक चीज़ रहती है, आप पहले रेजोनेंस लेकर के आए, करके आए, आपने बहुत सारे प्रयोग किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन शायद अनुभव उतने अच्छे नहीं रहे, सुखद ना रहे। अब उस चीज़ को कैसे गले में आप उतारोगे कि ये लंबी रेस के घोड़े साबित हो पाएंगे, क्या कितना कैरियर आगे तक बढ़ा पाएंगे? क्योंकि ये दिमाग में तो चलता है सर पेरेंट्स के, और चलना स्वाभाविक भी है, क्योंकि वो कहता है ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक करके पीता है। तो क्या कुछ आपके दिमाग में है, और क्या कुछ एक बड़ा जो है टारगेट आप लोगों ने रखा हुआ है? चलिए, तो आपने पेरेंट्स के दिमाग में चलने वाली बात पूछी है, तो पहली बात इसका तो एक लाइन में आंसर ये है कि अब फिलहाल अब कभी जीवन में किसी और को लाना नहीं पड़ेगा। पहली लाइन तो ये है। दूसरी बात कि जो लोग आए और जो गए, अच्छी विचारधारा से दोनों लोग, जब भी कभी दो व्यक्ति या दो संस्थाएं जुड़ती हैं तो सोच बहुत अच्छी होती है, तभी वो जुड़ती हैं, तभी वो उस नए काम को करती हैं। तो इतनी सारी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट को इनका लेके आने का मकसद तो यही रहा होगा कि अच्छी टीचिंग दें। हाँ बिल्कुल, एक अच्छी सोच के साथ ही लाए तो मकसद रहा होगा। अब देखिए, वो चल के नहीं आए, ये लेके आए। समझिए जरा दोनों में डिफरेंस क्या है। ये लेके आए और बार बार लेकर आए, ये इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने प्रयास करने में कमी नहीं छोड़ी। यस, इनकी सोच अच्छी थी, हाँ, लंबी थी। गए वो। अब होता क्या है कि जैसे हम किसी चीज को सोचकर कोई चीज खरीदते हैं या लेते हैं या जोड़ते हैं, और हम वैसे रिजल्ट ना पा रहे हों, हम वैसा कर ना पा रहे हो जो विचारधारा से हमने किसी को हमने बुलाया हो, बिल्कुल, तो अमूमन सी बात है कि इंसान उस गलत रास्ते पे, उस विचारधारा जब जैसी सोच के हम लाए वैसा नहीं हो रहा होगा, तो उस रास्ते को तो रोकेगा ही ना। या तो अन्याय करे अभिभावकों के साथ, बच्चों के साथ गलत करे, या फिर उसे रोके। या तो उस डर्रे को चलाता रहे। तो जब ये लाए, जितना मैं समझ पाया हूँ, जिस विचारधारा से लाया गया, जितनी अच्छी फैकल्टीज को जोड़ने की बात लाई गई थी, जो मैंने इसका अध्ययन भी किया है, उसमें बस ये हुआ कि सर को लगा कि यार जैसा हम सोच के लाए थे, जितनी बड़ी फैकल्टीज के आने की बात हुई, जिस तरीके की सोच हुई कि हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन देंगे, अच्छी से फैकल्टी लाएंगे, वो उतने लेवल पे खरी नहीं उतरी जा रही थी। तो इन्होंने बच्चों को धोखा देने के बजाय, चाहते तो ये शुरू से जुड़ी हुई चीज को ही कंटिन्यू कर सकते थे, धोखा देने के बजाय इन्होंने यह ज्यादा ठीक समझा कि ठीक है, हम सेकेंड पारी खेलेंगे, लेकिन ये बच्चों के साथ अन्याय नहीं करेंगे। सेकंड पारी में क्या हुआ कि फिर से वही सिचुएशन की, वो उतना अच्छा टीचर नहीं मिला, उतने अच्छे लोग नहीं मिले, नहीं जोड़ पाए वो लोग, तो गलतियां उनकी तरफ से रहीं। तो इन्होंने एक कदम लिया, बैकफुट पे आए, बैक हुए, ठीक है, अलग हो गए। तो इन्होंने जो 2 बार लाए, 3 बार लाए, इन्होंने प्रयास अच्छा किया। आज मुझे लेकर आए, चलिए बात करते हैं, मुझे लेकर आए, मैं वैसी फिजिक्स ना पढ़ा पाऊं, मेरे साथ अच्छे टीचर नहीं पढ़ा पाए, तो फिर इनकी क्या गलती? इनकी क्या गलती? बिल्कुल बिल्कुल, गलती तो हमारी होगी ना। हम आए और हमें इन्होंने तो सब कुछ दिया, क्या बच्चा पढ़ाओ, अच्छा रिजल्ट दो, और हम नहीं पढ़ा पाए, तो इसमें क्रिएटिव की कहां गलती है? डॉक्टर दीपक राज की क्या गलती है? तो सर क्रिएटिव से जुड़ते ही दिमाग में एक आइडिया आया, और उस आइडिया को आपने अमली जामा पहनाया सीसेट के रूप में। बच्चे जिस तरीके से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जिस तरीके से इस एग्जाम का वेट कर रहे हैं, क्रिएटिव जिस तरीके से इस एग्जाम को ऑर्गेनाइज करवा रहा है, पहले तो ओवरऑल इसके बारे में बताइए, कॉन्सेप्ट है क्या, और किस तरीके से इसकी एग्जाम होगी, लास्ट डेट कब है इसके फॉर्म भरने की, और आप लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट इसको पूरी एग्जाम को लेकर के है क्या, क्या कुछ निकालना चाहते हो इस एग्जाम के बाद बाहर? देखें, सीसेट का एग्ज़ाम आज तैयारी करने वाले बच्चे, जो भी नीट और जेई या किसी भी जो है कंपटीशन की तैयारी बच्चा कर रहा है, ओलंपियाड वगैरह की तैयारी कर रहा है, उसके लिए बहुत बेहद ज़रूरी एग्ज़ाम हो गया है। इसे एग्ज़ाम को देना चाहिए बच्चे को। ये अगर इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताएं तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मौजूद है। इसका फेज़ फर्स्ट और फेज़ सेकंड जो होगा वो केवल ऑफलाइन होगा। 11, 12, 13 जनवरी को ये एग्ज़ाम है। 9 जनवरी तक इसके एग्ज़ाम को भरा जाएगा। वो चाहे ऑफिस में जाके भरा जा सकता है, और आप जो है सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक हो चाहे यूट्यूब हो, इन सब जगहों पर जैसे आप क्रिएटिव सर्च करेंगे तो क्रिएटिव सारथी की ऐप मिल जाएगी आपको प्ले स्टोर में, उसको आप डाउनलोड कर लें। वेबसाइट के थ्रू तुरंत ये भर जाएगा, मोबाइल से भर जाएगा, वरना आप किसी भी सेंटर पे जाके हमारे किसी भी काउंसलर से भरवा सकते हैं। एक बात तो ये एग्ज़ाम देना क्यों ज़रूरी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सीसेट के थ्रू हम इस शहर के स्टेट लेवल पर ये एग्ज़ाम है, हर उस बच्चे की पोजीशन देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं बच्चा किस पोजीशन पे है। यदि वो बच्चा अच्छा है, मेहनत अच्छी कर रहा है, किसी 2 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है और तीसरे सब्जेक्ट में वो वीक चल रहा है, हमें पता चले और हम उसे चल के कहेंगे यदि हमारा सपोर्ट की उसे रिक्वायरमेंट है, हमें वो मौका दे और हम उसके साथ
तल्लीन होकर काम कर सकें और बच्चे का करियर बन जाए, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है उस परिवार के लिए। आप सोच के देखो जरा कितने ऐसे परिवार और बच्चे हैं जो कई बार केवल एक सब्जेक्ट का संघर्ष कर रहे हैं, 2 सब्जेक्ट उनके बहुत अच्छे हैं, तो ये कई बार वो गए हैं अपनी इंस्टीट्यूट में, अपनी संस्थाओं में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे एक सब्जेक्ट का सपोर्ट दिला दीजिए, नहीं मिल रहा है। तो हम बच्चे की पोजीशन देखना चाहते हैं, उसमें हम जो सपोर्ट हो सकता है वो सपोर्ट देना चाहते हैं। ठीक है, अवार्ड भी हैं यहाँ पर, स्कूटी भी है, लैपटॉप भी है, वो सब बातें ठीक हैं, लेकिन मेरा कंसर्न केवल ये है कि हम उस बच्चे के कैरियर में एकेडमिकली जितना ज़्यादा उसका फ़ायदा दे सकते हैं, हम उस हिसाब से एग्ज़ाम करवा रहे हैं। जो भी बच्चा एग्ज़ाम देगा, चाहे जैसा बच्चा हो, कमज़ोर हो, मीडियोकर लेवल का हो, अच्छा बच्चा हो, उसका फ़ायदा होगा। कुछ ऐसी साइलेंट पॉलिसीज़ भी हैं इस एग्ज़ाम में, हमने जो ये सोच रखा है कि जो बच्चे एग्ज़ाम देंगे उन्हें हम एग्ज़ाम देने के बाद आउट करेंगे, उन गार्जियंस के लिए, उन बच्चों के लिए, कि वो ये मान के चलेंगे सीसेट एग्जाम दिया मतलब क्रिएटिव से जुड़े, मतलब हमारी फैकल्टी से जुड़े। अब एकेडमिक प्रॉब्लम्स किसी भी लेवल पर आपके जो होंगी उनकी जिम्मेदारी हम उठाते रहेंगे, तो इसलिए एग्जाम बहुत जरूरी है। अस्तु सर, एक विज्ञापन मैंने देखा था और एक लगातार ये चल भी रहा है और सुनने में भी जो हमारे आया है कि जब से आपने क्रिएटिव को ज्वाइन किया है कि एक बहुत अच्छा टीम वर्क जो है, एक बहुत अच्छी फैकल्टी जो है, बेस्ट फैकल्टी, क्योंकि ये मायने भी रखती है। टीम वर्क है, आप आए हैं तो सीधी सी बात है कि फिजिक्स को लेकर के, बायो को लेकर, केमिस्ट्री को लेकर के कहीं ना कहीं आप उन महारथियों को भी लेकर के आए होंगे कि हाँ अब कुछ नए सेना नायक जो है ना यहाँ से पैदा करने हैं। तो वो जो फैकल्टी है उसके बारे में थोड़ी सी आप हमारे दर्शकों को बताएं, किस तरह की फैकल्टी है, किस तरीके से वो बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, बिना तनाव के उन बच्चों को एक अच्छा सुखद माहौल पढ़ाई के लिए दिया जाएगा। हाँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए सबसे अहम क्वेश्चन यही है, और जैसा कि आपने ऐड में भी दिया हुआ है कि इंडिया की बेस्ट फैकल्टी क्रिएटिव साइंस इंस्टीट्यूट में पढ़ाएगी, बिल्कुल सच है ये। मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज 18-20 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, 250-300 फैकल्टी मेंबर के साथ में मुझे पढ़ाने का मौका मिला, सौभाग्य मिला मुझे। चाहे आप मान के चले मेरे अंडर में उन्होंने काम किया या यूँ मान के चले मेरे साथ काम किया, तो मैं एक बहुत अच्छी फैकल्टीज़ का नॉलेज बस इस तरह से रखता हूँ कि ये फैकल्टी अपने बच्चों को पढ़ाने सिखाने के लिए हर हद पार करती है। इसका ये सब्जेक्ट लेवल है, ये इतना रिस्पेक्टिव है, इतना नॉलेजफुल है, बस ये मैं जानता हूँ। तो ये शब्द है कि हम इंडिया की बेस्ट फैकल्टी टीम जोड़ने जा रहे हैं, उसमें मुख्य बात बस यही है, ऐसी फैकल्टीज़ जुड़ेंगी और जुड़ रही हैं जो अपने सब्जेक्ट को सिखाने में महारत हासिल है, डेडिकेटेड फैकल्टी मेंबर्स हैं जो अपने सब्जेक्ट पे इतना कॉन्फिडेंस रखते हैं कि यदि उनका पढ़ाया हुआ सब्जेक्ट बच्चों को समझ में नहीं आए तो वो अपने आप को टीचर नहीं मानते। ऐसी सोच विचारधारा वाली फैकल्टी जुड़ रही है, ओपन चैलेंजिंग फैकल्टी जुड़ रही है, जो दृढ़ संकल्पी हैं। सबसे बड़ी बात है कि उनमें अपने सब्जेक्ट में दम है और वो बच्चे के कैरियर को अपना कैरियर समझ करके पढ़ाते हैं, डेडिकेटेड हैं, किसी भी हद से गुजरने वाली फैकल्टी है और जिनसे वास्तव में कैरियर बनाने का तजुर्बा उनको रहा हुआ है, वो फैकल्टी जुड़ रही हैं, जुड़ चुकी हैं और जुड़ती रहेंगी। और मैं सबसे बड़ी बात बता दूं, ऐसी फैकल्टी जो अपने सब्जेक्ट में इतना कमांड रखती हो कि उसके कॉपी से क्वेश्चन आते हों, ऐसी फैकल्टी जो चैप्टर पढ़ा दे तो वो चैप्टर बच्चे का सबसे शानदार हो जाए, ऐसी फैकल्टीज को रखना हमारे सौभाग्य की बात है, उन्हें अपने साथ जोड़ के रखना। और मैं आपको बड़ी बात बता देता हूँ, ऐसी फैकल्टी पैसे से खरीदी नहीं जाती। कुछ लोग सोचते हैं कि फैकल्टीज को पैसे से खरीद लिया जाए, आज मौका ऐसा है तो डबल पैसे दे दो, ट्रिपल पैसे दे दो। हमारे यहाँ तो कई ऐसी फैकल्टीज हैं जिनको डबल ट्रिपल का ऑफर दिया गया, पैसे से खरीदने की खूब कोशिश की गई, लोगों ने कह दिया सोने से तोल दोगे तो भी नहीं खरीदेंगे। आप सोच के देखिए, ऐसी फैकल्टीज जिनमें सब्जेक्ट होता है ना, जिनमें मार्कर में दम होता है, वो फैकल्टीज सम्मान के लिए काम करती है, चाहे वो हमारे यहाँ काम करे चाहे कहीं काम करे, वो पैसे से तौली नहीं जाएगी, वो अपने आप में ब्रांड है, वो एक फैकल्टी अपने आप में इंस्टीट्यूट है। आप समझिए, वो हमारे यहाँ काम करे चाहे जहाँ काम करे। लेकिन ये विचारधारा कि पैसे से रोकी जा सकती है या पैसे से खरीदी जा सकती है, दोनों गलत है। एक्चुअली में वो फैकल्टी इतनी समझ रखती है कि हमारा कैरियर कहाँ सुरक्षित है। आप सोच के देखिएगा, क्रिएटिव आज एक नई इनिशिएशन ले रहा है, उसके बाद भी बड़ी से बड़ी फैकल्टी अपने कैरियर को रखते हुए यहाँ पर आ रही है ना, जुड़ रही है ना सर। आप सोच के देखिए, बच्चा कैसे नहीं जुड़ेगा जब फैकल्टी भी तो समझती है ना कि मैं जुड़ने जा रहा हूँ तो मैं भी अपने कैरियर को रख रहा हूँ ना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे अनुभवी लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता रहा है और वो हमसे जुड़े हैं। और उससे बड़ी बात कि हमारी फैकल्टीज को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता और वो अपने काम को इस हद तक अंजाम देंगे कि ये शहर देखेगा कि रिजल्ट किसको कहते हैं, सच्चे परिणाम किसको कहते हैं। सर, आप इतने बिजी रहते हो, अभिभावक को, बच्चों को कैसे टाइम दे पाते हो, और ये 2-3 महीनों में क्या फ़ायदा बच्चों को मिलने वाला है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। बिजी शेड्यूल तो क्या, बच्चों के लिए सारा शेड्यूल होता है। क्लासेस में बच्चों के साथ रह लेता हूँ, क्लासेस के बाद अभिभावकों के साथ रह लेता हूँ,
इसके बाद बच्चों की समस्याओं को सुन लेता हूँ। इन सब चीज़ों को करते करते थोड़ा जो टाइम मिलता है वो अपनी फैकल्टी मेंबर के साथ रहने का मौका मिल जाता है, उनको समझ लेता है। रिफ्रेश कैसे करते हो सर आप अपने आप को? रिफ्रेशमेंट सबसे ज़्यादा मेरा तो क्लास में ही होता है, बच्चों के साथ पढ़ाता हूँ जब, और बच्चों को पढ़ाते हुए जब बच्चों के चेहरे में खुशी दिखती है, उससे बड़ा रिफ्रेशमेंट एक टीचर के लिए नहीं हो सकता। सच बताऊँ तो मैं क्लास में जब बच्चों को पढ़ाता हूँ उसके पढ़ाने के बाद ही एक्चुअली में मेरी पूरी थकान उतर जाती है। हाँ, ये ज़रूर सच है कि जब बच्चों को पढ़ाने का मौका नहीं मिलता या फिर टाइम उतना नहीं मिल पाता तो ज़रूर थकान महसूस होती है। तो रिफ्रेशमेंट के लिए सबसे जो एक टीचर के लिए, मेरे लिए तो है, मुझे लगता है हर टीचर के लगभग ऐसा है कि वो अपने बच्चों को जब पढ़ा रहा होता है तो उससे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है जब बच्चा उसके लिए ताली बजा दे कि सर आज के टॉपिक में मज़ा आ गया। उससे बड़ा रिफ्रेशमेंट कुछ नहीं होता। थोड़ी बहुत कविताएं सुनता हूँ, कुछ अच्छी किताबें पढ़ लेता हूँ, उससे रिफ्रेशमेंट होता है। और सबसे ज़्यादा सच बताएं तो रिफ्रेशमेंट होता है हम अपनी फैकल्टी मेंबर से बहुत कुछ अनुभव सीखते हैं, जब उन्हें जानते हैं वहाँ से भी बहुत माइंड रिफ्रेश होता है कि हमने एक नई चीज़ सीखी है। तो बस लाइफ ऐसे आगे चलती चली जा रही है और बेहतर है। जी सर, ये 2-3 महीनों में बच्चों को क्या फ़ायदा होने वाला है? 2-3 महीनों में बच्चों का फ़ायदा ये होने वाला है, मुझे लग रहा है कि इस समय बच्चे के बहुत सारे टॉपिक कई बार वीक रह जाते हैं। किसी भी क्लास का बच्चा हो, क्रिएटिव से जुड़े, हमारी टीम से जुड़े, अपनी प्रॉब्लम बताए, हम उस प्रॉब्लम को सुनेंगे और उसे दूर करेंगे। पूरा का पूरा फ़ायदा उठाए वो कि ताकि उसके टॉपिक्स में कहीं भी फिनिशिंग लेवल की ज़रूरत हो, कहीं भी पॉलिशिंग की ज़रूरत हो, वो उसे मिल पाए। इस तरीके का फ़ायदा बच्चे को हो, वो आए अपनी प्रॉब्लम बताए, तो उस पूरे 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर उस बच्चे का अगर एक टॉपिक रिवाइज हो जाता है, प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं, डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, तो इससे ज़्यादा बड़ा और फ़ायदा क्या ही हो सकता है। अभिभावक मिल सकते हैं, अपने बच्चों की काउंसलिंग करवा सकते हैं, माइंडसेट बहुत अच्छा बन सकता है, इसने स्ट्रैटेजी अच्छे से जान सकते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं और उस टेस्ट सीरीज़ के द्वारा अपनी पढ़ाई को, अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। एक फिल्म थी और उस फिल्म का डायलॉग था, ये 70 मिनट तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे अहम 70 मिनट हैं। ये 70 मिनट जो तुम्हारी ज़िंदगी की दिशा और दशा बदल सकते हैं। तो आने वाले 3 महीने आपके लिए, उन बच्चों के लिए और उनके अभिभावकों के लिए बड़े महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, क्योंकि पूरी फैकल्टी जो है क्रिएटिव में जो आई है और जिनको कहीं ना कहीं एक सारथी बन करके और आशुतोष सर जो है लेकर के आए हैं। अब ये फैकल्टी 3 महीनों में यानी दिसंबर, जनवरी और फरवरी में आप अभिभावक आएँ, मिलें, काउंसलिंग करवाएं, जो आपके टेंशन है, जो आपकी चिंताएं हैं, जो आपके सवाल हैं, खूब निचोड़ करके पूछें आशुतोष सर से और उनकी पूरी फैकल्टी से। आपको पता भी चलेगा कि कितने पानी में हैं, और सबसे बड़ी बात, आप अपने बच्चों के लेकर के जो चिंताएं हैं ना, उनसे मुक्त हो जाओगे। जब गुरु अच्छा मिल जाए ना और काउंसलिंग अच्छी हो जाए प्रॉपर की, तो बच्चों की, तो फिर बहुत कुछ अच्छा मिलता है। वैशाली ने भी बढ़िया सवाल पूछा और पूछा कि सर टाइम कैसे निकलता है, रिफ्रेश खुद को कैसे करते हो? तो कविताएं भी सुनते हैं, चलो इतना टाइम मिल जाता है, ये बहुत अच्छी बात है फिजिक्स वालों को, लेकिन इतना टाइम कहाँ कैसे निकाल पाते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। सर जाते जाते एक सवाल ज़रूर रहेगा, जो आपकी मुस्कुराहट है, उसी मुस्कुराहट से आप हमारे अभिभावकों को और जो बच्चे हैं उनको एक बात ज़रूर बताएं, ये 2-3 महीने कितने इंपॉर्टेंट उनके होने वाले हैं। दूसरी बात कि जो CSET है उसको लेकर के कितनी तैयारियां चल रही हैं। तीसरी बात, फैकल्टी कितनी तैयार है अब। और सबसे चौथी और अहम बात कि अब जल्द से जल्द कितने डॉक्टर, इंजीनियर और अलग अलग विधाओं में नाम कमाने वाले बच्चे क्रिएटिव से निकलने वाले। हाँ, देखिए, इसको शॉर्टली मैं बोलूँ कि हमारे सभी के जीवन में कभी कभी हमारे आसपास ऐसी घटनाएं हो रही होती हैं, ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, उससे हम वो जो हमें जिसकी सख्त ज़रूरत होती है वही चीज़ वहाँ हो रही होती है। अब कई बार गलत इन्फॉर्मेशन से हम उस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाते, बिल्कुल, या हम डर जाते हैं या मिसगाइडेड हो जाते हैं। इस शहर के किसी भी बच्चे ने, किसी भी गार्जियन ने यदि फ़ायदा नहीं उठाया तो समझते कि उन्हें मौका देना चाहिए था, भी देना चाहिए था, क्रिएटिव को देना चाहिए था, हमारी टीम को देना चाहिए था, कि हो सकता ऐसा होता कि यदि उनकी कोई कमी रह गई होती हम उसे पूरा कर पाते। तो ये जीवन का सभी इंसान के लिए बड़ा अच्छा है ये कि सबके हिस्से में ऐसा होता है। तो गंगापुर सिटी में ऐसा हुआ है, देखना अब यहाँ चैलेंजिंग लेवल की टीचिंग मिलने वाली है, चाहे क्रिएटिव पढ़ाए या कोई पढ़ाए। अब टीचर्स का सम्मान होने वाला है जी, वहाँ के मैनेजमेंट के स्टाफ का सम्मान होने वाला है, चपरासी का सम्मान होने वाला है, क्या बात कर रहे हैं आप, गार्ड का सम्मान होने वाला है। हर संस्था को अपने टीचर्स का सम्मान ऐसे दे करना पड़ेगा कि साहब यही हमारे बच्चों का करियर बनाएगा। बच्चे की केयर होने वाली है, देखें भला कि बच्चों की कोई सुनवाई कैसे नहीं करे, देखें भला कि बच्चा डाउट पूछे और उसको नजरअंदाज कर दिया जाए। तो इस सिटी का तो फायदा होने ही वाला है।
अभिभावक जाए, अपनी प्रॉब्लम बताए और 2 बार बताए, किसी भी संस्था में बताए और देखें इग्नोर कर दिया जाए, देखें ये कह दिया जाए कि हम तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करने वाले, देखें अब ऐसा हो, अब नहीं होगा ऐसा, फायदा होगा। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होगा कि अगर बच्चा आएगा अपनी प्रॉब्लम बताएगा तो इस सिटी का फायदा होने वाला। दिक्कत इस बात की कि कोई गार्जियन, कोई बच्चा इसके बाद कहे कि नहीं नहीं नहीं, हमें अपने बच्चे के फायदा नहीं लेना है, हमें तो हमारी अपनी सोच के हिसाब से ये एक ऐसी विचारधारा बना लेना है कि यार ये अच्छा है या ये बुरा है। दोनों चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। यह भी बनाना इतना सही नहीं है कि भाई ये क्रेडिट सब कुछ अच्छा हो गया जी। 2-2.5 महीने का टाइम है जी, आप परखो, हर चीज़ चेक करो, हर सब्जेक्ट को चेक करो, अपने कैरियर का सवाल है, सारी हदें पार करके चेक करो। आपको लग जाए कि आपके बच्चे के कैरियर बनाने में हम सक्षम हैं, कैरियर बनाने में हम आपके परिवार के कैरियर बनाने में हम सक्षम हैं, तो मौका दीजिए, इतना टाइम है जी। तो जरूरी चीज़ ये है कि ये 2-2.5 महीने अपने बच्चों का फ़ायदा उठाना चाहिए, बच्चों को भी, गार्जियन को भी। हम में दम होगा, हम में क्षमताएं होंगी, तो हमें बच्चों को पढ़ाने का अच्छा मौका मिलेगा। और मुझे लगता है कि अगर मुझे ऐसा मौका दिया यहाँ के बच्चों ने, यहाँ के गार्जियन ने, तो बखूबी इसे निभाऊंगा, हर हद पार करके मेहनत करूंगा। और बस अभिभावकों का हमेशा से विश्वास में जीतता रहा हूँ, बच्चों का जीतता रहा हूँ, वही हमारा परम उद्देश्य होगा। हमारा क्रिएटिव का, गौरव सर का, दीपक राज जी सर का, जो हम सबके इंस्पिरेशन हैं, और इस तरीके हम लोग मेहनत करते रहेंगे, एथिकल रहते हुए मेहनत करते रहेंगे, और यही हमारा परम उद्देश्य और ध्येय रहेगा। आप सभी अभिभावकों को, बच्चों को नमस्कार, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, और उम्मीद ये करते हैं कि ये बात अब लोगों की ज़ुबान पर चढ़ जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि अब लोग थोड़ा सा गंभीरता से इन बातों को सोचेंगे। एक गंदा कंपटीशन ना होकर के एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जो है, अब वो गंगापुर में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। आपने वक्त दिया, इतने सारे सवालों के जवाब दिए, खुल करके दिए, बेबाक तरीके से दिए, और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे बहुत सारा रिलैक्स तो अब अभिभावकों को मिलने वाला है, क्योंकि आपने बहुत सारा कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में जो चल रही थी ना, उथल पुथल और हलचल, वो क्लियर कर दी। बिल्कुल। आइए, वेलकम है आपका, और बताइए समस्या क्या है, हम है ना क्या, तो वो चीज़ हो गई। अब आशुतोष जी ने कह दिया कि मैं हूं ना और मेरी टीम है ना, तो आपको डरने की और घबराने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और अभिभावक तक ये बात पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो इसी तरह की और शख्सियतों से आपकी मुलाकात हम करवाते रहेंगे, और इसी तरह के जो और लोग हैं, जो इंस्पिरेशन है, उनसे आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। मैं अब आपसे अलविदा लूंगा अपनी साथी वैशाली के साथ में, और फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ में। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 7 राजस्थान।